नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम है। कई राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। बारिश के पानी से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं किरंदुल में बाढ़ से खतरा जस का तस बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाढ़ आए आज 9 दिन हो गए, लेकिन बाढ़ से आज भी खतरा जस के तस बना हुआ है। एनएमडीसी के 11 सी माइनिंग से आए जल सैलाब से किरंदुल का वार्ड 1, 3, 4, 5, 6 और 7 पूरी तरह तबाह हो गया है। हर खबर की टीम के द्वारा जब 11 सी माइनिंग ग्राउंड जीरो में जाकर माइनिंग की गंभीरता को देखा गया, तो पाया गया कि एनएमडीसी के द्वारा माइनिंग में जगह जगह रिजर्वायर यानी पानी रुकने का स्थान बनाकर रखा गया है। ग्राउंड जीरो में ऐसी जगह देखा गया जहां 15 से 20 एकड़ के लगभग एरिया में और 12 से 15 फीट की गहराई में पानी भरा हुआ था। एनएमडीसी की इस 11 सी माइनिंग में एक जगह जब इतनी मात्रा में पानी का सम बना हुआ पाया गया, तो अब इस माइनिंग में और कितने सम बनाकर पानी जमा कर रखा गया होगा। जब टीम ने माइनिंग अधिकारी से फोन कर जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि माइनिंग फिलहाल पानी की निकासी की सुरक्षित व्यवस्था न हो, तो इस स्थिति में माइनिंग के पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। जगह पे पूरे भरे हुए पानी को जो सम बना के पानी रखता है, उस पानी को निकालने के लिए उसने अपने बड़े बड़े मशीनों को बचाने के लिए, आप वहां भी देख पाएंगे एक मशीन दिख रही है, पीछे की तरफ एक मशीन लगी है। ऐसे मशीन यहाँ पे इनके पानी में डूब रही थी और ऐसे मशीनों को बचाने के लिए इन्होंने, इनके जो भी अधिकारी थे यहाँ पर, उन्होंने इस तरह से ये गड्ढा दिख रहा है यहाँ पर इस पानी पर से भरा हुआ था, एक छोटा सा मुहाना बनाने की कोशिश की और वो जब पानी का मुहाना बनाया धीरे से पानी निकालने के लिए, तो वो पानी यहाँ पर इतना प्रेशर, इतना पानी भरा हुआ था कि वो एक बार में एक झटके से फोड़ता हुआ किरंदुल शहर की तरफ चला गया और किरंदुल के कम से कम 200 घरों को अपनी जद में लिया। किरंदुल के ये जो पूरा यहाँ का जो ब्लू डस्ट है, यहाँ की जो लाल मिट्टी है, लोगों के घरों में 2 फीट से 3 फीट घरों में पानी भर गए, कीचड़ भरा हुआ है, आज भी लोग परेशान हैं। यही वो जगह है, यही वो ग्राउंड जीरो है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ तक पहुंचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हम इतने मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और हम आपको जगह दिखाने जाते हैं जो यही वो जगह थी जहां से कि एनएमडीसी के अधिकारियों के द्वारा इतनी बड़ी गलती की गई है और किरंदुल को मुसीबत में डाला है। आज किरंदुल के लोग इतनी बड़ी मुसीबत में हैं इस एनएमडीसी की एक छोटी सी गलती के कारण, जिसको आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं इसके नीचे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ धुआं फॉग नजर आ रहा है। वो पूरा किरंदुल शहर है और यहाँ से पानी का निकासी हुआ पूरे किरंदुल शहर के ऊपर गया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि किरंदुल के ऊपर ये आफत जो आई वो किस तरह से आई और क्यों आई, कारण क्या था इसका और इसका दोषी कौन है। अब ये समझने वाली बात होगी, शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इसकी एक जांच टीम बना करके जांच करनी चाहिए कि आखिर इसका दोषी कौन है और जो भी दोषी है, जिन्होंने कम से कम 500 से 1000-1500 लोगों को जिनकी जिंदगी को जोखिम में डाला, ऐसे जो भी अधिकारी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए। आपको दिखाना चाहेंगे वो जगह जहां से कि पानी बह करके पूरी तरह पानी कटाव करते हुए इस माइनिंग को तोड़ते हुए निकल गया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी का कटाव कैसा दिख रहा है, मिट्टी पूरी किस तरह से कटी हुई है। यही वो जगह है जहां से कि पूरी कटा हुई थी और पानी शहर की तरफ, यहाँ से पूरा पहाड़ है, पहाड़ से नीचे की तरफ गया पानी और पूरे लोगों के घरों में घुस गया था। ये 11C का वो माइनिंग है, 11C की वो जगह है जहां पर से कि पूरी तरह से ये पूरा पानी से भरा हुआ था। रविवार की सुबह करीब दोपहर के समय 3 से 3:30 बजे तक यहाँ पानी से भरा हुआ था और अचानक 3 बजे के बाद में जब एनएमडीसी वालों को लग रहा है इस जगह पर यहाँ पानी भर रही है, यहाँ पर एनएमडीसी की मशीनें डूब रही हैं, तो उन्होंने उसको तत्कालीन मशीनों को बचाने के लिए, उस जगह को थोड़ी सी खाली करने के लिए हल्का सा उस रास्ते बनाने की कोशिश की पानी को, लेकिन पानी का प्रेशर इतना बहाव तेज था कि उस जगह को, इस जगह को तोड़ते हुए और सीधा पानी पूरी तरह से शहर में घुस गया। लोग शहर में परेशान हो गए। समय अच्छा था, लोगों के लिए किस्मत अच्छी थी कि दिन का समय था, तो लोगों ने अपनी जान बचाने में सक्षम हुए। हालांकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, आज भी लोग परेशान हैं, लेकिन राहत की बात रही कि किसी की जान नहीं गई। इन सब का जिम्मेदार है कौन? एनएमडीसी का ऐसा कौन सा अधिकारी था जिन्होंने इसको आदेश दिया कि इस तरह से इस जगह को तोड़ा जाए और शहर के जो निकासी थी पानी की उसको निकालने के इस तरह जगह पर निकासी बनाया जाए? उस अधिकारी को क्या ये अंदाजा नहीं था
कि यहाँ से अगर इस तरह निकालेंगे पानी तो शहर की तरफ जा सकता है। क्या उनको ये नहीं था कि इतने जो भारी भरकम पानी भरा हुआ है, हजारों लाखों लीटर पानी जो भरा हुआ है, वो पानी अगर शहर की तरफ जाता है तो शहर के लोगों का क्या हाल होगा? ऐसे अधिकारी ऊपर क्या शासन प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है? क्या एनएमडीसी के जो बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी है, क्या वो इन अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे? ये देखने वाली बात होगी आगे। फिलहाल के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर खड़े हैं जहां पर से कि ये पानी का पूरा जल सैलाब बह करके शहर की तरफ था। किशोर कुमार रामटेके, हर खबर, दंतेवाड़ा। बता दें कि एनएमडीसी ने इस पानी को बहुत ही गलत तरीके से इकट्ठा कर रखा था। माइनिंग में 3 तरफ से काफी ऊंची खदान और किरंदुल की तरफ पानी का जमावड़ा था। ऐसे में अत्यधिक वर्षा के कारण पानी ने अपना रास्ता निकालते हुए पहाड़ के किनारे होता हुआ जल प्रलय मचाता हुआ निकल गया। किरंदुल का 11C माइनिंग लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इस माइनिंग में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे का पूरा पानी निकलने का एक मार्ग साफ कर गया है, जिसके कारण किरंदुल के माइनिंग क्षेत्र में 2 घंटे की तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित होती जा रही है। आपदा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बाढ़ पीड़ित से मिलने किरंदुल आए थे, तो उन्होंने बाढ़ पीड़ित की आपकी सुनी और जल्द ही स्थिति सामान्य होने की बात कही। किरंदुल क्षेत्र में जो विगत दिनों 2 बार बाढ़ आई और यहाँ पे कई घरों को नुकसान कर दिया, कई घर बह के चले गए। यहाँ तो मतलब घर का रखा हुआ सामान, एक सामान भी नहीं बचा, पूरे मलबा आकर घरों में पट गए हैं, पीने के लिए पानी नहीं, ये हालत है यहाँ पे और बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग देखें दिल दहलाने वाली प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और सभी लोगों को मदद की। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी देख लिए, अभी जाने के बाद एनएमडीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन चर्चा करेंगे ताकि इनकी जो भी नुकसान हुआ है उनका भरपाई और भविष्य में इसको किस तरह से बाढ़ को रोका जा सके, इसके लिए भी क्या प्लानिंग होगी उसे भी हम। अभी जैसे कि किरंदुल जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, इनके सारे लोगों का 2 लोगों पर पूरी तरह आरोप है। पहला आरोप है नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस से जो है वो कि उन्होंने उस चेक डैम को 3 साल से साफ नहीं करने दिया। दूसरा आरोप है जो एनएमडीसी का माइनिंग है 11C, वहां पर पानी का जल भराव था जो पूरी तरह एक बार में फूटने के कारण नगर में पानी आया है। तो इसके बारे में बताइए। देखिए अभी मैं तो कुछ भी कहने में दिल्ली से जल्दबाजी होगा। हम लोग इस मैटर किस तरह से बाढ़ आए, कहाँ कमियां रह गई, क्यों साफ नहीं हुआ, ये सब कारण एक परीक्षण का विषय है। हम लोग चर्चा करेंगे जिला प्रशासन एनएमडीसी से। उसके बाद जो भी आगामी समय में कहाँ चूक हुई है उस चूक को सुधारने के लिए निश्चित रूप से कहेंगे ताकि भविष्य में इनको सुरक्षित रखा जाए और ये परिवार कम से कम सुरक्षित रहे, इनके जो नुकसान होगा उसका भरपाई प्रशासन करे, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे कि हम देखे हैं, मैं माइनिंग जाके आया हूँ, तो माइनिंग में मैं देखा कि अगर अभी 2 घंटे वापस बारिश होती है तो ये जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वो फिर से जलग्रस्त हो जाएगा। ऐसे में ये जनता जो है वो जानना चाहती है कि इनको कब इससे छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल जनता डरी हुई है, इन सब विषयों को लेकर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, कांग्रेस का पार्षद वार्ड क्रमांक 5 का, जिसका घर मेरे घर से 3 घर आगे है, जो कहीं भी बाढ़ से ग्रसित नहीं है, उसने तत्काल मुआवजा राशि जो 20,000 रुपए की सहायता है और जो भी वितरण हो रहा है वो सारा सहायता राशि लिया है। इसका कारण क्या है? जो एक नगर पालिका पार्षद को लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, इस वक्त वो अपना सहायता है। सिर्फ पार्षद ही नहीं, यहाँ के हमारे तमाम यहाँ पे तमाम लोगों ने, मैं किसी हमारे पार्टी जुड़े हुए थे या ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तमाम यहाँ के लोगों ने, बुद्धिजीवी यहाँ के लोगों ने नेतृत्व कर पूरे लोगों को बचाया। ये सबसे बड़ा सराहनीय चीज है और लोग कह भी रहे हैं। रही बात किसको मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उस सर्वे की है, अगर कहीं चूक हुआ है तो प्रशासन उसको परीक्षण करेगी और आने वाला समय सुधार करके वास्तव में जिसको जो प्रभावित है उसको मदद मिलेगी। आज किरंदुल में बाढ़ के कारण उन वार्डों के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि यहाँ बाढ़ का पानी कब रुकेगा, लोगों को इस बारिश में बाढ़ से राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। गाजिम बहुत ही पुरानी
ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। इसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान जी लोग जो वनवास में आए थे उस दौरान सीता माता अपने हाथ से बालू से रेत पे शिवलिंग के निर्माण किया था। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानदी के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजिम कुंभ कल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजिम कुंभ कल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजिम मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रिकों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है ये, जो माघी पुन्नी मेला से लेकर कल्प कुंभ तक के, इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन की शोभा है जो, भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम। आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन। प्रफुल्लता और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनीत सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन। मोर नाम अनीता बाई कंवर हरे। मैं डोंगरी गांव रहथो और जिला गरियागंज पड़थे। मैं यहाँ खेती किसानी करथो। तेंदुपत्ता भी तोड़े जाथो। तेंदुपत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता। पहले एक रेट निर्धारित रही से 4,000, अब 1,500 बढ़ा के 5,500 कर दे है, जेमा अपन 1,500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4,000 मिलत रही से, अभी 5,500 कर दे है। हमला 1,500 रुपया ज्यादा मिली, ओकर से हमन अपन नाती पोता मन की पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से खलक हमारा फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा देते। आप तो पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी हुई। आप पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बाचत रही से,
अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार भर हमन हा थोड़ा बहुत सोच सकथन। सरकार हा ओकर बर घोषणा करे ही कहीं तेंदुपत्ता के बढ़ा जाए। हाँ, ओकर से हमारा बहुत फायदा होते। ओकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खातू कचरा भी कर सकथन। एकर से हमार रोजी रोटी अच्छा चलही और हमला किसानी करे में प्रोत्साहन मिलत है। ये विष्णुदेव सरकार के आए बाद में हो पैसे, एकर लिए विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सचिव विष्णु सरकार है, एकर लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बारे अच्छा से सोचे हैं। एकर लिए हमन हा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। 1500 बढ़ाए से हमारा बहुत फायदा हुई से 4 पैसा बाँची हमार, ओकर लिए हमार सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। एकर लिए विष्णुदेव सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार, ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से मुझे ऐसा लगता है इस प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियां बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, जिससे रिश्वत खोरी और दूसरे तरह के काम में अंकुश लगती है। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी। जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा, उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक जाकर उनका गिरेबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक एक दिन के लिए भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की ये सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूं और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों को हैंड वॉश एक्टिविटी करवाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मनाए जा रहे पखवाड़े के अंतर्गत कोंडागांव ब्लॉक के धनपुर, फुक्का गिरोला, मुखपुला के विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटरों में हैंड वॉश एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी मितानिनों को दी गई है, जिस बारे में जानकारी देते हुए मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल, सुगनबाई पटेल, रंगिता कौशिक, चंद्रिका मानिकपुरिया ने बताया कि हैंड वॉश एक्टिविटी के तहत कोंडागांव ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न गांवों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों के हाथ धोने की विधियों के बारे में बताया गया, जिनमें स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, एसपीएस फूलमती नेता, एसपीएस पीलाराम पांडे और मितानिन विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारे साथ है मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल एवं मितानिन सुगनबाई पटेल जी, इन्होंने लगातार कोंडागांव जिलों के अंतर्गत जो ब्लॉक में है, जो प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल में जाकर बच्चों को डायरिया के रोकथाम के लिए लगातार इन्होंने जो बच्चों के हैंड वॉश साबुन के द्वारा और उनके बीमारी के रोकथाम के बारे में जानकारी
दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित है एमटी मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल एवं मितानिन सुगनबाई पटेल। इनसे जानना चाहते हैं आखिर कौन सा कार्यक्रम के तहत इन्होंने स्कूल में जो हैंड वॉश करवाया जा रहा है, आखिर हैंड वॉश से कौन से जो बीमारियां से रोकथाम होगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अन्नपूर्णा पटेल है। जो आजकल लगातार आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जो स्कूल में जाकर बच्चों को जो हैंड वॉश करवाया जाए, किस कार्यक्रम के तहत अभी हैंड वॉश करवाया? अभी सर हमारे यहाँ डायरे पखवाड़ा चल रहा है, उस पर हम माध्यमिक शाला केंद्र पर, माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पर हम जाकर चर्चा करते हैं 10 पखवाड़ा पर, फिर 6 स्टेप हैंड वॉश करके बता रहे हैं उनको बच्चे को। जो अभी 10 पखवाड़ा है कोंडागांव जिला में, कब से कब तक चलेगी? ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक है इसका। अभी तक आपने कौन कौन सी स्कूल में जाकर जो 10 के बच्चों को हैंड वॉश करा? सबसे पहले तो माध्यमिक शाला केंद्र पर गए थे, फिर उसके बाद हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर हम जाके बच्चों को सिखा रहे हैं हैंड वॉश करने का तरीका बता रहे हैं 6 स्टेप पर, और साथ ही हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं वृक्षारोपण पर भी बता रहे हैं। तो हैंड वॉश प्रक्रिया में क्या क्या करना चाहिए बच्चे को ताकि डायरिया से रोकथाम हो सके? बच्चे को यही बताना है, 6 स्टेप हैंड वॉश करके दिखा रहे हैं। 6 जो स्टेप है उसमें से कौन कौन सी है? जो 6 स्टेप होती है डायरिया की रोकथाम के लिए, तो उसमें किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी स्टेप यहाँ होती है बताइए। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये बताते हैं, सबसे पहले तो बच्चे को अच्छे से हाथ धोएंगे, है ना। हाथ धोने के बाद फर्स्ट स्टेप है, पहले तो साबुन लगाएंगे, है ना। साबुन लगाने के बाद फर्स्ट स्टेप बताएंगे हैंड को। हाँ, तो बच्चे को कौन कौन सी स्टेप करके बताते हैं, किस टाइप का बताएंगे? सबसे पहले सर हाथ को धोएंगे, पहले पानी से हाथ धोएंगे, है ना। फिर उसके बाद साबुन अच्छे से लगाएंगे, यहाँ तक से साबुन को अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है ये, इससे क्या होता है, जो हमारी उंगलियों के बीच गंदगी होती है ना, वो साफ हो जाती है ना। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये सेकेंड स्टेप में जो हाथों में लकीरें दिख रही है ना, तो जो लकीरों को हम अच्छे से वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ की जो गंदगी होती है वो। हर खबर छत्तीसगढ़। अन्नपूर्णा पटेल ने बताया कि विभाग की तरफ से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे डायरिया कंट्रोल पखवाड़े में आशा वर्करों की तरफ से सभी बच्चों को घर घर जाकर ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक के सभी सेंटरों पर ORS और जिंक कॉर्नर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां सेंटर पर आने वाले 5 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को प्रतिदिन खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।